फ्रेंड्स, वेलकम टू आरवर ट्यूटर्स। नाउ दिस इज दृष्टि वर्तिया और आज हम बात कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द डीपीओ एग्जामिनेशन लाइक CGI और अदर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो टुडे वी स्टार्टेड द IPC और इंडियन पेनल कोड, जिसे हम कहते हैं भारतीय दंड संहिता। और गाइस, अगर अब आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो आफ्टर कंप्लीशन विथ योर फ्रेंड्स एंड लव्ड वन। सो टुडे इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वी डिस्कस इज भारतीय दंड संहिता। सो गाइस, भारत के अंदर भारतीय दंड संहिता भारत के अंदर भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए कुछ अपराधों की परिभाषा व दंड का प्रावधान करती है, किंतु यह संहिता भारत की सेना पर लागू नहीं होती, परंतु अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू और कश्मीर एवं कश्मीर में भी जब भारतीय दंड संहिता या IPC लागू है, सो भारतीय दंड संहिता ब्रिटिश काल में सन 1860 में लागू की गई थी। इसके बाद इसमें समय समय पर संशोधन होते रहे। विशेषकर भारत के स्वतंत्र होने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी भारतीय दंड संहिता को ही लागू किया। लगभग इसी रूप में यह विधान तत्कालीन अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों जैसे कि बर्मा, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई आदि में भी लागू की गई, लेकिन इसमें अब तक बहुत से संशोधन किए जा चुके हैं। सो गाइस, अब संशोधन किए जा चुके तो हम चैप्टर वाइज जितने भी संशोधन किए गए हैं और हम धाराएं देखेंगे। तो हमें चैप्टर 1 में उद्देशिका देखना है। धारा 1 संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार, यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा और इसके विस्तार अब जम्मू कश्मीर राज्य सहित संपूर्ण भारत पर होगा, निरस्त किया जा चुका है। अनुच्छेद 370 के हटाए जाने पर भारतीय दंड संहिता संपूर्ण भारत पर लागू होगा, जिसमें जम्मू और कश्मीर की केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। संविधान के अनुसूची 5 के तहत 109 कानून अब जम्मू और कश्मीर पर भी लागू होगा, जिसमें भारतीय दंड संहिता के साथ साथ हिंदू विवाह अधिनियम वे और अन्य कानून भी लागू किए गए हैं। धारा 2 भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। हर व्यक्ति इस संहिता में उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य का या लोभ के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। धारा 3 भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। भारत से पूरे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उसे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा करता बताएगा, मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया हो या ना किया गया हो। धारा 4 राज्य क्षेत्रांतीय अपराधों पर संहिता का विस्तार। इस संहिता के उपबंध जैसे कि पहला हम देख रहे हैं, भारत के बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी भी नागरिक द्वारा। 2 भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कभी भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू हो। स्पष्टीकरण। इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा कार्य जो यदि भारत में किया जाता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। दृष्टांत का जो भारत का नागरिक है उगांडा में हत्या करता है, वह भारत के किसी स्थान में जहां वह पाया जाए हत्या के लिए विचारित और दोष सिद्ध किया जा सकता है। धारा 5 कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। इस अधिनियम में कोई बात भारत सरकार की सेवा के अफसरों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अभ्युत्थान को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगा। अध्याय 2 या चैप्टर 2 साधारण स्पष्टीकरण। अगर हम धारा 6 के अंतर्गत देखें तो संहिता में भी परिभाषाओं का उपवादों के अध्ययन समझा जाना। इस संहिता में सर्वत्र अपराध की हर परिभाषा, हर दंड उपबंध और हर ऐसी परिभाषा या दंड उपबंध का हर दृष्टांत साधारण उपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्दृष्टि उपवादों के अध्ययन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दंड उपबंध या दृष्टांत में दोहराया ना जाए। दृष्टांत
इस संहिता की वे धाराएं जिनमें अपराधों की परिभाषा अंतर्दृष्टि है, यह अभिव्यक्त नहीं करती कि 7 वर्ष से कम आयु का शिशु ऐसे अपराध नहीं कर सकता, किंतु परिभाषाएं उस साधारण अपवाद के अध्ययन समझी जानी है जिसमें यह उपबंधी है कि कोई बात जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जा सकती हो, यह अपराध नहीं है। नेक्स्ट का एक पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना या को जिसने हत्या की है पकड़ लेता है, यह का सदोष प्रतिरोध के अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि वह या को पकड़ने के लिए विधि द्वारा आबद्ध था और इसलिए यह मामला उस साधारण अपवाद के अंतर्गत आ जाता है जिसमें यह उपबंधित है कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। धारा 7, एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव। हर पद जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में किया गया है, इस संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया जाएगा। धारा 8, लिंग। पुल्लिंगवाचक शब्द जहां प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में लागू है, चाहे नर हो या नारी हो, हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। धारा 8 धारा 9 वचन। जब तक कि संदर्भ में तत्प्रतिकूल प्रतीत ना हो, एक वचन द्योतक शब्दों के लिए अंतर्गत बहुवचन आता है और बहुवचन द्योतक शब्दों के अंतर्गत एक वचन आता है। धारा 10, पुरुष या स्त्री। पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर या द्योतक है, स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी को द्योतक है। धारा 11, व्यक्ति। कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत ही आता है। धारा 12, लोक। लोक का कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय लोक शब्द के अंतर्गत आता है। धारा 13, निश्चित। क्वीन की परिभाषा विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा निर्मित है। धारा 14, सरकार का सेवक। सरकार का सेवक शब्द सरकार के प्राधिकार के द्वारा या अधीन भारत के द्वारा किसी भी उस पर बने रहने दिए गए या नियुक्त किए गए या नियोजित किए गए किसी भी ऑफिसर या सेवक को द्योतक है। धारा 15, निश्चित। ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा विधि अनुकूलन आदेश 1937 द्वारा निश्चित है। धारा 16, निश्चित। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परिभाषा भारत शासन आदेश 1937 द्वारा निश्चित है। धारा 17, सरकार। सरकार केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के लिए द्योतक है। धारा 18, भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्य क्षेत्र प्रभिव्यक्त। A Wikipedia mention in first paragraph of this page. So after removal of the Article 370 from the Jammu and Kashmir, the IPC force in the Jammu and Kashmir, because Jammu and Kashmir is will the Indian territory now. Jammu and Kashmir is not a state, but it is a union territory. So I think there is no use of the section 18 in the Indian Penal Code. Now question. Now धारा नंबर 19 और सेक्शन 19, न्यायाधीश। न्यायाधीश शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो पद रूप से न्यायाधीश अभिहित हो, किंतु उस पर हर व्यक्ति का भी द्योतक है जो किसी विधि कार्यवाही में, चाहे वह सिविल हो या दंडिक हो या अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए, या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। धारा 20, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट हम देखते हैं। जो उस व्यक्ति निकाय में से हो, व्यक्ति निकाय ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया जाए, तो हमें याद रखना है न्यायाधीश। अब इसका दृष्टांत का देख लेते हैं हम। सन 1859 के अधिनियम 10 के अधीन किसी वाद में अधिकारिक का प्रयोग करने वाला कलेक्टर न्यायाधीश है। किसी आरोप के संबंध में जिसके लिए उसे जुर्माना या कारावास का दंड देने की शक्ति प्राप्त है, चाहे उसकी अपील होती हो या ना हो, अधिकारिक का
प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश है। मद्रास सर्किट के सन 1816 में विनियम 7 के अधीन वादों का विचारण करने की और अवधारणा करने की शक्ति रखने वाली पंचायत का सदस्य न्यायाधीश है। किसी आरोप के संबंध में जिनके लिए उसे केवल अन्य न्यायालय को विचारार्थ सुपुर्द करने की शक्ति प्राप्त हो, अधिकारिकता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश नहीं है। धारा 20 न्यायालय शब्द का न्यायाधीश का जैसे अकेले ही को न्यायता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, या उस न्यायाधीश निकाय का जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिकता कार्य कर रहा हो तक है। दृष्टांत मद्रास संहिता के सन 1816 में विनियम 7 के अधीन कार्य करने वाली पंचायत जिसे वादों का विचारण करने और अवधारण करने की शक्ति प्राप्त है, न्यायालय है। धारा 21 लोक सेवा हम बाद में देखेंगे। धारा 21 लोक सेवा, दिस इज ऑल अबाउट द धारा 21 लोक सेवा। सो गाइस, आई होप आज का वीडियो इन्फॉर्मेशन रहा होगा। आईपीसी से रिलेटेड जितने भी चैप्टर हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। और अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पर या फिर आपको अगर हम बोल सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप नंबर पर अगर कुछ कंटेंट रिक्वायर्ड तो आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। माय व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप नंबर इज 9424570979। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद द आर्यभट्ट ट्यूटर्स। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। योर सपोर्ट इज अवर पावर। धन्यवाद।